दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन अक्टूबर का थर्ड वीक करने जा रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और ये जो है 13 से लेकर 18 अक्टूबर की क्लास है। ठीक है, इसका वीकली अपन रिवीजन कर रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एचपी सक्सेस क्लासेस, वहां पे आपको क्विज मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज ही अपन अक्टूबर का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले अभी पेड बैच स्टार्ट कर दिया अपना। एप्लीकेशन डाउनलोड करो एचपी सक्सेस क्लासेस, एचपी सक्सेस क्लासेस डाउनलोड करो। वहां पे आप पेड बैच में जाओगे। टॉप 501 एमसीक्यू का बैच स्टार्ट हो गया है आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। आप कोड यूज करोगे HP90 तो आपको 149 रुपीज में ये कोर्स मिलेगा। दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी जीए नहीं पढ़ा है तो ये बैच में आप एनरोल कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, और डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू presented the My Bharat NSS Award 2022-23 at राष्ट्रपति भवन. How many volunteers got My Bharat NSS Award 2023 के लिए? तो माई भारत एनएसएस अवार्ड कितने वॉलंटियर्स को मिला है? द्रौपदी, अपनी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड प्रेजेंट किए हैं। तो टोटल 30 वॉलंटियर को माई भारत एनएसएस अवार्ड मिले हैं। टोटल अवार्ड अगर देखें तो टोटल 50 लोगों को अवार्ड मिला है, उसमें से 10 यूनिट है। टोटल 50 अवार्ड दिए गए, 10 यूनिट है, 10 प्रोग्राम ऑफिसर है एंड 30 वॉलंटियर है। ओके, एंड एनएसएस स्कीम को 1969 में लॉन्च किया गया था। एंड माई भारत एनएसएस अवार्ड जो है, इसको इंस्टीट्यूट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 93-94 में किया, 1993 और 94 में इसको स्टार्ट किया था। एंड ये अवार्ड किनको दिए जाएंगे? द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। एंड एनएसएस अवार्ड की गाइडलाइन ये है कि जो वॉलंटियर है उनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अगर एससी और एसटी के कम्युनिटी से हैं वो, तो 28 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एंड मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है, वो है 240 आवर्स ओवर 2 ईयर। लास्ट 2 साल में, 2 साल के अंदर 240 घंटे काम होना चाहिए वॉलंटियर का, तभी उनको ये अवार्ड मिलेगा। अब बात करें कैश प्राइस की, तो देखो, जो एनएसएस यूनिट है, 10 एनएसएस यूनिट को माई भारत एनएसएस अवार्ड मिला है। एंड प्रोग्राम ऑफिसर है 10, उनको भी अवार्ड मिला है। तो जो एनएसएस यूनिट है उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एंड जो प्रोग्राम ऑफिसर है उनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, 1.5 लाख रुपीज। एंड जो एनएसएस वॉलंटियर्स है उनको 30 टोटल एनएसएस वॉलंटियर को माई भारत एनएसएस अवार्ड मिला है। एंड एनएसएस वॉलंटियर को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली विल हेल्ड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली? डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 8th सेशन हुआ है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिलकर COP21 पेरिस में 2015 में लॉन्च किया था। एंड इसी दौरान पीएम कुसुम की भी प्रेज की है। पीएम कुसुम जो स्कीम है, ये सपोर्ट करती है 10 गीगावाट स्मॉल सोलर प्लांट को, 1.4 मिलियन ऑफ ग्रिड सोलर पंप को अभी तक डेवलप कर दिए। एंड 3.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड पंप्स प्रोवाइड किए हैं पीएम सोलर के अंडर। एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। एंड इंडिया का एम है कि 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एन्युअली हर साल प्रोड्यूस करनी है 2030 तक। ओके, और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, उससे इंडिया 5 साल पहले ही चल रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द स्पेशल मोमेंटो फॉर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी एट द 27th सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो अभी 27th सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए, उसमें स्पेशल मोमेंटो अवार्ड किसको दिया है? स्पेशल मोमेंटो दिया है रोहित शर्मा को, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। ठीक है, तो स्पेशल मोमेंटो दिया है रोहित शर्मा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिया है? ब्रायन लारा को, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रह चुके हैं। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो रूट। बेस्ट टी ट्वेंटी के बैटर संजू सैमसन। बेस्ट टी20 के बॉलर वरुण चक्रवर्ती। सीएट जियो स्टार अवार्ड सुरेश अय्यर। बेस्ट मेल ओडीआई बैटर का अवार्ड केन विलियमसन। बेस्ट मेल ओडीआई बॉलर मैट हेनरी, दोनों ही न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। एंड सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीएस चंद्रशेखर। एंड बेस्ट फीमेल बैटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना। बेस्ट फीमेल बॉलर ऑफ द ईयर दीप्ति शर्मा। एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंगक्रिश रघुवंशी
अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप टेम्बा टेम्बा द किंग, टेम्बा बवुमा, साउथ अफ्रीका के कैप्टन है। एंड बेस्ट मेल टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड पी जयसूर्या, श्रीलंका के प्लेयर है। बेस्ट मेल टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया है हैरी ब्रुक को। एंड बेस्ट शेयर डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हर्ष दुबे को। ओके, जिन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले अपन। अभी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया, उसकी कौन सी एनिवर्सरी है? जो हिंडोन एयरबेस गाजियाबाद में उसका सेलिब्रेशन किया गया 8 अक्टूबर को, तो 93rd एनिवर्सरी थी इंडियन एयरफोर्स की। इसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। एंड इस परेड में बहुत सारे इंडिया के जो जेट वगैरह है उनका शोकेस किया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट चले अपन। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स ने ऑनर किया इट्स ह्यूमैनिटेरियन मिशन एंड स्पेस माइलस्टोन विद द ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो स्पेस में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, उनको भी ऑनर किया। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शुभांशु शुक्ला कितने दिन तक स्पेस में रहे थे? 18 दिन। और इनके साथ 3 लोग और थे, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-26 वर released on 9 October 2025 by Times Higher Education UK. What is India's position in the higher number of ranked university? तो इंडिया हायर नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया सेकंड नंबर पे है, नंबर 1 पे यूएसए है। एंड फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पे है, 10th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया है। देन एमआईटी यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है, एंड प्रिंसटन ये थर्ड नंबर पे है। ओके, और टोटल कितनी यूनिवर्सिटी को रैंक दी है? 2191 यूनिवर्सिटी को फ्रॉम 115 कंट्रीज। एंड यूके होल्ड्स 3 प्लेसेस इन टॉप 10। एंड अब बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 की जो रैंकिंग है उसमें सेकंड ग्लोबली है इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इंडिया की 128 इंस्टीट्यूट को रैंक लिस्ट किया है इसके अंदर, और इंडिया सेकंड नंबर पे है, ओनली आफ्टर यूएसए की 171 है। तो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नंबर 2 पे एमआईटी यूएसए, नंबर 3 पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। Indian Army has initiated procurement of indigenously developed counter unmanned aerial system, जिसको ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, जिसका नाम है सक्षम, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एसेट मैनेजमेंट सक्षम। इसको डेवलप कौन करेगा? तो इसको डेवलप करेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एयर स्पेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी अक्रॉस द न्यूली डिफाइंड टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस which now include the air littoral airspace up to 3000 मीटर और 10,000 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। इतने तक ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। एंड ये इट इज ए मॉड्यूलर हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन द सिक्योर आर्मी डेटा नेटवर्क पर नेटवर्क करेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज अनाउंस्ड द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर एग्री-इनिक्स प्रोग्राम विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो एग्री-इनिक्स प्रोग्राम की नोडल एजेंसी है सीडैक कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी रह गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इन्वॉल्व्स रिसर्च डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट डोमेन। कुल मिला के एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, रिसर्च को इन्वॉल्व करना, उसके लिए एग्री-इनिक्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, और इसकी नोडल एजेंसी है सीडैक कोलकाता। एंड कौन कौन से 4 इनिशिएटिव लॉन्च किए? राइज सेंस, ग्रेनेक्स, CTVIU फॉर क्रॉप क्वालिटी मॉनिटरिंग, एंड उसके अलावा लॉन्च किया ओडोर प्रवा फॉर रियल टाइम ओडोर एंड इमिशन मॉनिटरिंग एट वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल साइट। नोबेल प्राइज मिला है अभी रिसेंटली लेस्लो क्रेज़नेरो आर्काइको, कौन से फील्ड में? तो लिटरेचर में मिला है। लेस्लो क्रेज़नेरो आर्काइको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है इस साल का। प्राइज मनी कितनी है? 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? हंगरी से बिलोंग करते हैं। कंट्री पूछी जा सकती है एग्जाम में डेफिनेटली। एंड इन्होंने 2015 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है, और इस साल का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो अनाउंस हुआ था उसके लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन किया था अमिताभ घोष का। और पहली बार नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में जीते हैं 1913 में कौन जीते? रविंद्रनाथ टैगोर। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर थर्मल पावर स्टेशन? तो चाइना ने
वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन अभी इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट, द प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट इज अ पैक्ट दैट वाज साइन इन 2000 बिटवीन यूएस एंड रशिया, और रशिया ने बोला है कि अब हम इसको बाय बाय बोल रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं इसे। टू रिड्यूस वेपन ग्रेड प्लूटोनियम फ्रॉम डिसमेंटल्ड कोल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 2000 में साइन की गई थी और 2011 में ये फोर्थ में आई थी। ओके, IUCN classified the Ghadial as what in its first ever green status assessment। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, एंड घड़ियाल को IUCN ने डिक्लेयर किया क्रिटिकली डिप्लेटेड, मतलब क्रिटिकली ये गायब होने वाले हैं। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 12, विच टेक जियांट हैज चूजन मुंबई एंड विशाखापट्टनम एज लैंडिंग साइट फॉर द अंडर सी केबल प्रोजेक्ट वाटर वर्थ अंडर ए $5 million कॉन्ट्रैक्ट। तो मेटा ने अभी रिसेंटली मुंबई और विशाखापट्टनम को लैंडिंग साइट सेलेक्ट किया अंडर सी केबल प्रोजेक्ट, जिसका नाम है वाटर वर्थ। ये $5 million का कॉन्ट्रैक्ट किया है। एंड गूगल ने रिसेंटली अभी सिफी के साथ भी पार्टनरशिप की है इंडियन लैंडिंग और द इंडियन लैंडिंग ऑफ इट्स 400 मिलियन व्यू रमन केबल के लिए। राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को राइज करने के लिए गूगल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? $400 मिलियन की शिफी के साथ की है। देन जो वाटर वर्थ है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सबसी केबल सिस्टम है, जो किस किस को कनेक्ट करेगी? अमेरिका, ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका को 2030 तक कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ अभी 2025 का मुंबई के अंदर, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम ऑप्शन नंबर सी, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाई AI। ठीक है, एंड यहीं पे बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव टू एक्सपेंड फाइनेंशियल एक्सेस इन रूरल एरिया एंड फॉर अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन वर एम्फेसाइज्ड, इसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया। नेक्स्ट 300 मिलियन UPI यूजर, एंड वीजा ने पेमेंट पास की सॉल्यूशन लॉन्च किया, अनवील किया है रेजर पे, फोन पे, पेयू के साथ मिलकर। NPCI ने अनाउंस किया है टू कब ऑनलाइन फ्रॉड बाय फेजिंग आउट UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट टू पीयर पेमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। टू पीयर रिक्वेस्ट जो आती है UPI के ऊपर, उसको NPCI ने बंद कर दिया है 1 अक्टूबर 2025 से। इस बस ने लॉन्च किया है इंटर ऑपरेबल बैंकिंग कनेक्ट्स IBMB, and RBI has implemented a structured regulatory framework including initiative like प्रवाह पोर्टल। ओके, बस यही चीजें हैं मेन में। नेक्स्ट चलें पर, who recently became the first Indian to win Mrs. Universe 2020-25 title at the grand finale held in Manila, Philippines। तो शेरी सिंह मिसिस यूनिवर्स बनी है, अभी फर्स्ट इंडियन है। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर नेशनल चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी? तो फिजी ने नेशनल चाइल्ड सेफ गार्ड पॉलिसी लॉन्च की है, एंड फिजी के साथ CII ने पार्टनरशिप की थी। ये पेड बेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया एंड UK आर टारगेटिंग टू डबल दियर बायलैटरल ट्रेड टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट बाय 2030? तो $112 बिलियन का टारगेट है इंडिया और UK का अपनी बायलैटरल ट्रेड का। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन ये है कि इंडिया एंड UK एम्स टू डबल द बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम इट्स स्टैंडिंग ऑफ अराउंड $56 बिलियन। तो इसका डबल कितना हुआ? $112 बिलियन। ओके, एंड जो CETA साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो जुलाई 2025 में साइन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड सिग्निफिकेंट रिवीजन इन द PLI scheme for man-made fiber apparel and fabrics and products of technical textile from 1st August 2025. The minimum investment requirement for all new applicants has been reduced to what amount from 300 crore in the Part 1 category। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कर दी है Part 1 की कैटेगरी में? तो वो 150 करोड़ कर दी है, पहले 300 करोड़ थी। ठीक है, पूरी स्कीम समझाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया है, अभी अनाउंस की है, जो PLI स्कीम है मैन मेड फाइबर, मैन मेड अपैरल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम में कुछ रिवीजन किए हैं। उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी जो भी नए एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए, अगर Part 1 कैटेगरी की बात करें तो Part 1 कैटेगरी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी 150 करोड़। ओके, एंड 8 न्यू HSN कोड्स, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर टैक्सेशन एंड फॉरेन ट्रेड पर्पज। तो मैन मेड फाइबर अपैरल के लिए कितने HSN कोड अनाउंस किए? 8 नए अनाउंस किए। एंड मैन मेड
फाइबर फैब्रिक्स के लिए किए नो नया HSN कोड, ठीक है। एंड 1 अगस्त 2025 से जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल न्यू एप्लीकेंट्स, जो भी नए एप्लीकेंट्स है पार्ट 2 कैटेगरी के अंदर, उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ कर दी है, पहले 100 करोड़ थी, और पार्ट 1 में कितनी कर दी है, 150 करोड़ कर दी है, पहले 300 करोड़ थी। क्लियर है? एंड द एप्लीकेंट्स विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट a minimum of 10% incremental turnover over the previous year to qualify for the incentive। ने जो व्हाइट गुड्स के लिए भी आपको PLI स्कीम बढ़ाई थी, उसमें भी यही था। इंसेंटिव इंसेंटिव कैसे मिलेगा? इंक्रीमेंटल टर्नओवर के ऊपर मिलता है। तो इसमें ये बोला है जो भी एप्लीकेंट है उनको मिनिमम 10% इंक्रीमेंटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर से शो करना होगा टू क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव, ठीक है। पहले ये 25% था, जो कम करके अभी 10% कर दिया है। एंड जो PLI स्कीम है टेक्सटाइल के लिए, इसको 2021 में लॉन्च किया था, जिसका कॉर्पस था 10,683 करोड़। नेक्स्ट, और जो पेड बैच है उसमें मैं गवर्नमेंट स्कीम की एक अलग से स्पेशल क्लास लूंगा जो सारी गवर्नमेंट स्कीम को कवर करेगी। तो अगर आप पेड बैच में पढ़ना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच वुमेन क्रिकेटर स्क्रिप्ट हिस्ट्री एज द फर्स्ट टू स्कोर 1000 ODI रन्स इन a ईयर एंड सरपासिंग 5000 करियर रन्स। तो एक साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर में 1000 ODI रन बना दिए हैं स्मृति मंदाना ने, और करियर के भी 5000 रन क्रॉस कर लिए हैं। एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ रही है ये अभी रिसेंटली सितंबर की स्मृति मंदाना। एंड मेंस कह रहे हैं अभिषेक शर्मा। ओके, तो एक साल में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड स्मृति मंदाना का पास है। फर्स्ट प्लेयर रही है वुमेन्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड 5000 ODI रन भी बना दिए इन्होंने। फिफ्थ वुमेन है ये वर्ल्ड में, एंड सेकंड इंडियन है आफ्टर मिताली राज। हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू नॉच अप 10 टन्स इन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सरपासिंग रोहित शर्मा रिकॉर्ड। तो शुभमन गिल ने 10 100 लगा दिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो साइकिल होता है उसमें, टोटल सभी साइकिल को मिला के सबसे ज्यादा पहले रोहित शर्मा की थी 9, अब शुभमन गिल की आ गई है 10। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव फॉर विच नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज जॉइंड हैंड्स विद सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो भारत टैक्सी के लिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ EIT ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है भारत टैक्सी के लिए। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्सी सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड सुगम्य भारत एप्लीकेशन एट द पर्पल फेस्ट इन गोवा। तो पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। वहीं पे सुगम्य भारत एप्लीकेशन अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पहली बार इसको 2015 में लॉन्च किया था, सुगम्य भारत अभियान को। उसी के अंडर सुगम्य भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। इट वाज लॉन्च अंडर द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था 2015 में, उसी के अंदर इसको लॉन्च किया था और अभी इसको रिवैम्प किया है, ठीक है। इट इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड टू एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांगजन एंड एल्डरली सिटीजन इन इंडिया। जो भी दिव्यांग पर्सन है एंड एजेड पर्सन है, उनके लिए इजीली चीजें एक्सेसिबल हो, उसके लिए ये एप्लीकेशन, ये वेब इनिशिएटिव लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, और उसी के अंदर सुगम्य भारत अभियान लॉन्च किया और उसी के अंदर सुगम्य भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया। ओके, ये प्रोवाइड करता है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ये अलाउ करेगा जो भी PWD पर्सन है, दिव्यांगजन पर्सन है, एजेड पर्सन है, उनको टू लोकेट एंड रेट पब्लिक प्लेसेस ऑन एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर, एम्पावरिंग कम्युनिटी लेड डेटा कलेक्शन। कुल मिला के इजीली एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सुगम्य भारत एप्लीकेशन रिवैम्प वापस लॉन्च किया है, और ये टोटल 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली न्यूएस्ट मेंबर बना है IUCN का? एंड IUCN ने घड़ियाल को भी रिसेंटली क्रिटिकली डिप्लेटेड डिक्लेयर किया है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एंड रिसेंटली आर्मेनिया जो है नया मेंबर बना है IUCN का। IUCN की 28th कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, कहाँ पे हुई? अबू धाबी में, वहीं पे ये अनाउंसमेंट की है। और मोरक्को के काजाब्लैंका में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये पहला, इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड करिए मोरक्को के काजाब्लैंका में। एंड अल्बानिया ने पहला AI गवर्नमेंट मिनिस्टर सेटअप किया, वर्ल्ड का पहला AI गवर्नमेंट मिनिस्टर सेटअप किया, जिसका नाम है दियला। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द सेंटर रिसेंटली रिकमेंडेड environmental clearance for the 1856 megawatt Savalkot hydroelectric project on which river? तो चेनाब रिवर के ऊपर है 1856 मेगावाट का सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गई है, जो जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, एंड इसको बिल्ड किसने किया? नेशनल एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने इसको बिल्ड किया है। नेक्स्ट, द G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है, कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? ऑब्वियसली जो कंट्री G20 होस्ट कर रहा है तो वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है ये। और अभी करंटली 2025 का G20 कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट 2026 में कौन करेगा? यूएसए। और लास्ट ईयर किसने किया है? ब्राजील ने किया है। तो ये ट्रायो का है, G20 का ट्रायो का है। और 51st G7 समिट की बात करें तो वो कनाडा के अल्बर्टा में हुआ है, अल्बर्टा कनाडा। एंड 52nd कहाँ पे होगा G7 समिट? वो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है, क्लियर है। एंड एससीओ समिट भी देख लेते हैं, एक साथ ही सारी चीजें रिलेट कर लेते हैं। एससीओ समिट 2025 का चाइना, 2026 का एससीओ समिट बिश्केक किर्गिस्तान एंड 2027 का जो एससीओ समिट पाकिस्तान होस्ट करेगा। ठीक है, G7 हो गया, एससीओ हो गया, G20 हो गया। ठीक है, आगे चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 25, WHO ने रिलीज किया है 6 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन द प्रीवेलेंस ऑफ टोबैको यूज 2000 to 2024 एंड प्रोजेक्शन भी शेयर किए हैं रिपोर्ट के साथ। द रिपोर्ट फाइंड इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल ऑन द ट्रैक टू अचीव व्हाट परसेंट रिडक्शन इन टोबैको यूज टारगेट? तो 30% जो टोबैको को यूज है उसमें रिडक्शन आई है 2010 से 25 के बीच में इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल में। हु रिमेंड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट? रिचेस्ट वुमेन है सावित्री जिंदल, जिनकी नेटवर्थ है $33 बिलियन। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है? इनकी नेटवर्थ तो वो है ऑब्वियसली अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, $105 बिलियन। तो नंबर 1 पे अंबानी जी $105 बिलियन, देन गौतम अडानी, देन सावित्री जिंदल। ओके, एंड रिलायंस गूगल के साथ मिलके एक गूगल क्लाउड रीजन एस्टेब्लिश कर रहा है। गूगल क्लाउड रीजन कहाँ कर रहा है? जामनगर, गुजरात में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इंडियन रेलवे प्लान्स टू कोलैबोरेट विद विच कंपनीज होम ग्रोन नेविगेशन एप्लीकेशन टू इम्प्रूव रेलवे रिलेटेड नेविगेशन? तो इंडियन रेलवे ने नेविगेशन के लिए मैप माई इंडिया के एप्लीकेशन है मैपल्स के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, ये प्रोवाइड करेगा वॉइस गाइडेड डायरेक्शन, रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन एंड हाइपर लोकल सर्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा मैपल। ओके, एंड इंडियन रेलवे ने ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFCCIL के साथ भी पार्टनरशिप की है वो टू इंस्टॉल मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। IIT धनबाद हैज साइंड ए कोलैबोरेशन विद विच फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर द क्रिटिकल मिनरल ऑब्जर्वेटरी? तो क्रिटिकल मिनरल ऑब्जर्वेटरी सेटअप करने के लिए IIT धनबाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ पार्टनरशिप की है। IIT धनबाद की एक कंपनी है टैक्समिन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन। इसने एक MOU साइन किया, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ फॉर एस्टेब्लिशिंग द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी एट IIT धनबाद। ओके, एंड ये जो साइन हुआ है इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल जो हुआ है उसी दौरान ये साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ यूके PM कियर स्टारमर। कियर स्टारमर को लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला? कियर स्टारमर को मिला है। नेक्स्ट, नेम द बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप दैट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स अपकमिंग मिशन दृष्टि, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो बेंगलुरु के स्टार्टअप का नाम बताओ जो लॉन्च करने वाला है वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2026 में, जिसका नाम है मिशन दृष्टि। वो है गैलेक्सी आई जो 2026 में लॉन्च करेगा। ये जो मिशन दृष्टि है इसका वेट 160 kg है। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट है। ओके, एंड इसका प्लान है
The mission marks the company's entry into satellite deployment and with plans for a constellation of 8 to 12 satellite by 2029. ठीक है, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। 5 बीचेज इन विच स्टेट हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो महाराष्ट्र के 5 बीच को अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि 5 बीच है कौन से स्टेट के, पहला जो बनाया हो। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि महाराष्ट्र को के 5 बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा ये आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोपेनहेगन में। नेक्स्ट, जो ये 5 बीच है उनका लोकेशन पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं। तो पहला बीच है शिववर्धन बीच, दूसरा श्रीवर्धन बीच, एंड सेकंड है नगांव बीच, ये दोनों ही रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एंड नेक्स्ट थर्ड है पारनाका, पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड गुहागर एंड लाडगर, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब इनसे इनके डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, इनके नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? श्रीवर्धन एंड नगांव बीच, ये रायगढ़ में है। पारनाका पालघर में है। गुहागर एंड लाडगर, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं, इंडिया में टोटल कितने बीच है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? टोटल 17 है, पहले 12 थे, अभी रिसेंटली 5 ऐड हुए हैं, 5 ऐड हुए हैं। एंड कौन देता है ये? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, जो डेनमार्क के अंदर है। ये किन उन बीच को देगी जो कंप्लीट करेंगे 33 क्राइटेरिया को रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, ब्यूटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, टोटल 33 क्राइटेरिया को मीट करेंगे, उन्हीं को ये मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, और कौन कौन से बीच है इंडिया के वो भी देख लेते हैं। शिवराजपुर बीच गुजरात के अंदर है। गोगला बीच दीव के अंदर है। कासरगोड एंड पादुबिद्री, ये कर्नाटक में है। कप्पड़ केरला में है। ऋषिकोंड आंध्र प्रदेश में है। एंड गोल्डन बीच एशिया ओडिशा में है, और ये एशिया का पहला है, मतलब इंडिया का भी पहला बीच कौन सा ये भी पूछा जा सकता है, तो ये गोल्डन बीच ओडिशा का है। राधानगर अंडमान निकोबार, कोवलम तमिलनाडु, एडन बीच पुडुचेरी, एंड मिनिकोयथुंडू लक्षद्वीप, एंड कदमत बीच लक्षद्वीप। टोटल ये 12 है और 5 भी नए ऐड हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट एट मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस। तो अभी 2025 की मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, वहीं पे यूनेस्को ने अनाउंस किया है कि वो एक उन्होंने लॉन्च किया है कि वर्चुअल म्यूजियम होना चाहिए स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट का। एंड मोंडिया कल्ट कॉन्फ्रेंस 2025 की कहाँ हुई है? ये स्पेन के बार्सिलोना में हुई है। एंड यूनेस्को से 31 दिसंबर 2026 से विड्रॉ कौन कर लेगा? अमेरिका विड्रॉ कर लेगा। नेक्स्ट, with response to the civil registration system report for the year 2023, which state has recorded the lowest sex ratio at birth? झारखंड का लोवेस्ट सेक्स रेशियो है एट बर्थ पे 899, देन बिहार का 900, एंड हाईएस्ट किसका? अरुणाचल प्रदेश का 1085, देन नागालैंड का 1007। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अभी एक नारी रिपोर्ट आई थी, एनसीडब्ल्यू ने रिलीज की थी, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की सेफेस्ट सिटी है कोहिमा। एंड मोस्ट अनसेफ सिटी कौन सी है? पटना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। साचेत इज ए डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म envisioned by the National Disaster Management Authority to provide real-time geo-targeted alerts to citizen. Which organization has developed this? तो साचेत क्या है? एक डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसको डेवलप किया है सी डॉट ने, ऑप्शन नंबर सी। ये डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, जिसको रिकमेंड किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। कमेंट सेक्शन में बताना ITU का हेडक्वार्टर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 35। विच स्टेट इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी? तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी कंट्रीब्यूट करेगा? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कितनी करेगा? 52 गीगावाट। देन सेमी क्वेश्चन है, इसी के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 76 गीगावाट हाइड्रो पावर का टारगेट है ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के थ्रू, वो कौन से ईयर तक कंप्लीट होगा? 2047 तक कंप्लीट होगा। एंड IRDA का जो टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल, वो भी 2047 ही है। एंड इंडिया ड्रग फ्री बनना चाहता है, उसका टारगेट भी 2047 ही है। एंड नेक्स्ट टारगेट है कि
जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के थ्रू जो हाइड्रो पावर इवैक्यूएट करनी है, उसके जो ट्रांसमिशन प्लान की टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी है, वो है 6.4 लाख करोड़ रुपीज। टोटल टारगेट है 76 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर बाय 2047, और उसमें भी सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट करेगा 52 मेगावाट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। यूके India and UK have launched India-UK Connectivity and Innovation Center with an aim to advance digital inclusion and shape the future of secure, innovative, and resilient communication between two nations. The both nations have jointly committed in initial what amount for 4 years to drive the initiative. इंडिया और यूके ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। ठीक है, इसका एम है टू एडवांस डिजिटल इंक्लूजन, शेप द फ्यूचर ऑफ सिक्योर, इनोवेटिव एंड रेजिलियंट कम्युनिकेशन। एंड इस इनिशिएटिव के लिए दोनों कंट्री कितना कितना अमाउंट नेक्स्ट 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेगी, तो 24 मिलियन यूरोस, 28 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है सेंसर बेस्ड ऑर्डर मॉनिटरिंग डिवाइस फॉर टैकलिंग द चैलेंज ऑफ ऑर्डर नोसेंस एट म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट साइट, इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट एंड लैंडफिल एरिया। ये जो डिवाइस है इसको डेवलप की है सीडैक कोलकाता ने, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आगे आपको पढ़ाया था, जहां मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एग्रीनिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया था, वहीं पे मैंने लास्ट जो लाइन थी यहाँ पे, वहां पे मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ब्रांड फाइनेंस एनर्जी 100 रिपोर्ट, which of the following company has retained its position as the world's most valuable oil and gas company for the 6th consecutive year? वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ऑयल एंड गैस कंपनी कौन सी लगातार 6 कंसेक्यूटिव ईयर, तो वो है शेल कंपनी यूके की। नंबर 1 पे शेल है, नंबर 2 पे अरामको सऊदी अरेबिया की, नंबर 3 पे पेट्रो चाइना चाइना की, सिनोकैप ग्रुप नंबर 4 पे, ये भी चाइना का है, एक्सॉन मोबिल ये नंबर 5 पे है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 2025 को डिक्लेयर किया एज ए ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? तो गुजरात ने डिक्लेयर किया 2025 को एज ए ईयर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसको भी रिसेंटली पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बना है? वो है दीपिका पादुकोण। कंगना रनौत को 12th वर्ल्ड पैरालंपिक्स चैंपियनशिप जो हो रही है नई दिल्ली में हुई है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रामचरण को। जो आर्चरी लीग हुई है इंडिया में, आर्चरी लीग, उसके ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बने हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज ऑफिशियली रिक्लासिफाइड ऑल लाइमस्टोन as a measure mineral, removing earlier and use distinction and promote ease of doing business. The decision to reclassify limestone was based on the recommendation from which organization? तो वो नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे लाइमस्टोन को रिक्लासिफाई किया है एज ए मेजर मिनरल। लाइमस्टोन यूज फॉर लाइम इन कंस्ट्रक्शन वाज ए माइनर मिनरल। तो लाइमस्टोन यूज होता था कंस्ट्रक्शन में, वो पहले माइनर मिनरल था जिसको अभी क्लासिफाई कर दिया, रिक्लासिफाई कर दिया एज ए मेजर मिनरल। ओके, लाइमस्टोन के अंदर क्या होता है? इट इज ए सेडिमेंट्री रॉक मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, समटाइम कंटेनिंग डोलोमाइट, क्ले, आयरन कार्बोनेट। ये साइंस की चीजें, ये नहीं पढ़नी है अपन को। नेक्स्ट चले अपन, जो मेजर मिनरल है आर दोज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ माइन एंड मिनरल एक्ट 1957, कॉमनली इंक्लूडिंग कैल्साइट, क्ले, कोल, क्वार्ट्ज एंड अदर्स। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो मेजर मिनरल है, एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो माइनर मिनरल है। एंड इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने भी और भी बोला है कुछ, उन्होंने बोला है कि जो लीज होल्डर है, एक सेकंड, जो भी लीज होल्डर है माइनर मिनरल के, ठीक है, माइनर मिनरल लाइमस्टोन के जो लीज है उनको रजिस्टर करनी होगी 31 मार्च 2026 तक। ओके, एंड रॉयल्टी भी पे करनी होगी एज ए स्पेसिफाइड रेट अंटिल 31 मार्च 2026। एंड उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने यह भी बोला है, Ministry of Mine has exempted leaseholder from submitting digital aerial image of mining areas and online self-assessment reports until 1st July 2027. माइंस मिशन ने यह भी बोला है कि 1 जुलाई 2027 तक इनको जो भी लीज होल्डर है उनको एग्जेम्प्ट किया है फॉर सबमिटिंग डिजिटल एरियल इमेज ऑफ माइनिंग एरिया एंड ऑनलाइन सेल्फ assessment. And no penalty will be imposed for non-filing of monthly and annual returns to इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस अंटिल 31 मार्च 2026 तक कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट, इन्फोसिस को रिसेंटली 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1.2 बिलियन यूरो का। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? तो वो मिला है नेशनल हेल्थ सर्विस बिजनेस सर्विस अथॉरिटी, यूके की है ये नेशनल हेल्थ सर्विस बिजनेस सर्विस अथॉरिटी, इसके द्वारा 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
Google has announced to make an investment of $15 billion over the 5 year to set up an AI data center in which city? Repeated question है, तो AI डेटा सेंटर के लिए $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रही है गूगल विशाखापट्टनम में, और ये एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर होगा। एंड इसके लिए अडानी ग्रुप एंड भारतीय एयरटेल के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की है। The Ministry of Labor and Employment has signed an MOU with which company to provide access to flexible and technology-enabled livelihood opportunity through government's NCS portal? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ जोमेटो ने पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जोमेटो ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ पार्टनरशिप की। सिंपल चीज। नेक्स्ट, and the 3 contaminated cup syrups that were identified by WHO, क्योंकि इनको पीने से बहुत बच्चों की डेथ हो गई अभी मध्य प्रदेश में, तो 3 जो सिरप है उनको कॉन्टेमिनेटेड डिक्लेयर किया WHO ने, वो है ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड्रिफ, रेपीफ्रेश, टीआर एंड रियल लाइफ। मध्य प्रदेश में अभी काफी बच्चों की डेथ हो गई है इसकी वजह से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट has extended the tenure of the 16th Finance Commission to submit its report by 1 month till which date? तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी 31 अक्टूबर तक, तो जो रिपोर्ट सबमिट करने की जो टेन्योर है उसको 1 मंथ से एक्सटेंड कर दिया टिल 30 नवंबर 2025। The extension gives the Commission more time to finalize its recommendation on the tax distribution between center and state for the 2026 to 2031 period। जो 16th फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है कि ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की एक रिपोर्ट देगा जो सेंटर और स्टेट के बीच में 2026 से 31 तक कैसा टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी एक रिपोर्ट शेयर करेगा, जो 30 नवंबर 2025 तक करेगा। ओके, एंड 16 जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पंगारिया। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, 5 साल के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन है? एनी जॉर्ज मैथ्यू है चेयरमैन, तो अरविंद पंगारिया और एनी जॉर्ज मैथ्यू 4 मेंबर है। मनोज पांडा ये फुल टाइम मेंबर है 2, और 2 पार्ट टाइम मेंबर है। SBI ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष एंड RBI डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर, ये पार्ट टाइम मेंबर है और 2 फुल टाइम मेंबर है। 15th फाइनेंस कमीशन इज constituted by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 280। ये क्वेश्चन एग्जाम का बन सकता है। इन GST को फ्रेम करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 279A। तो देखो दोनों आसपास है, याद रहेंगे आपको। नेक्स्ट चले अपन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ नाटोस न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज कॉल्ड स्टीडफास्ट नून 2025? तो नीदरलैंड होस्ट करेगी इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट, who recently became the first Indian to receive the prestigious Canton R. Miller Award presented by World Commission on Protected Areas under the IUCN? IUCN के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, उसने एक अवार्ड डिक्लेयर किया है कैंटोन आर मिलर अवार्ड। पहली इंडियन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सोनाली घोष, ये डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अवार्ड कौन देता है? वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये अवार्ड कहाँ अनाउंस किया है? अभी 28th IUCN की कॉन्फ्रेंस हुई है अबू धाबी में, वहीं पे ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। ठीक है, और IIM अहमदाबाद अपना पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में सेटअप करने जा रहा है। एंड अटल इनोवेशन, इंडिया का पहला ओवरसीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ सेटअप हो रहा है? अबू धाबी के अंदर, जहां IIT दिल्ली का कैंपस है वहीं पे ये करने जा रहा है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कैंटोन आर मिलर अवार्ड है इसको कब एस्टेब्लिश किया? 2006 में। इसमें कैश प्राइज कितना है? कैश प्राइज है $5000। 67th जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है उसमें कैश प्राइज कितना है? $50,000। ठीक है, एंड पेन ट्रांसलेट अवार्ड जो है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड जिसमें गीतांजलि श्री को अवार्ड मिला है पेन ट्रांसलेट अवार्ड वंस एलिफेंट लिव हियर के लिए, उसमें कैश प्राइज है $3000, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? रेजी डॉकवेल ने। नेक्स्ट, इंडिया इज लर्न टू हैव पिच्ड फॉर द सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम टू ब्राजील। सीधी सी बात है, इंडिया सप्लाई कर रहा है आकाश मिसाइल को ब्राजील के लिए। इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने, एंड प्रोड्यूस किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी। आकाश मिसाइल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है।
इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट, विच सिटी हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड एज द होस्ट सिटी फॉर द 2030 सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 100 साल हो जाएंगे कॉमनवेल्थ को। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ, यूके में ही है। तो अहमदाबाद को सेलेक्ट किया है, पहले भी मैंने पढ़ाया है। तो अहमदाबाद प्रपोज सिटी बनी है। किसको डिफीट किया अहमदाबाद ने? नाइजीरिया को। नाइजीरिया की अबूजा को डिफीट किया है। ओके। एंड 1930 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जिसको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स होते थे, जिनका नाम बदल के फिर कॉमनवेल्थ किया 1978 में। ओके। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ठीक है। और इस बार जो इंडिया में होंगे 2030 में, वो 24th एडिशन है। एडिशन भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अभी एक बुक आई है, रेडी रिलेवेंट रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। ये सेकंड सीडीएस है। इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एग्री इनोवेटर विद ग्लोबल मार्केट। नेम द टू ऑर्गेनाइजेशन दैट वर की इन लॉन्चिंग द ग्लोबल एज एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया एज एक्सेलरेट प्लेटफॉर्म? ये एग्री इनोवेटर को कनेक्ट करेगा ग्लोबल मार्केट के साथ। तो वो दो कंपनी है, बायो स्टील एंड एग्वेया, ऑप्शन नंबर बी। And global agriculture market are projected to reach $12 trillion by 2033. Bharti Airtel announced a strategic partnership with which company to augment Airtel Cloud. तो एयरटेल क्लाउड को बढ़ाने के लिए भारती एयरटेल ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, which of the following is not an acceptable alternative photo ID identity document for voting as per permitted by CI? तो इनमें से राशन कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है। अगर आप वोट डालने जा रहे हो, राशन कार्ड लेके जा रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। ECI announced that electors on the voter list can now use any one of the 12 alternative photo ID document in the addition to EPIC कार्ड। मान लो किसी के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह आप, अगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, तो वो कोई भी 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट को यूज कर सकता है। EPIC में 10 डिजिट होते हैं। ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्होंने डायरेक्शन दी है, उन्होंने सभी जितने भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उनको बोला है टू इंश्योर दैट ईपिक्स आर डिलीवर्ड टू न्यू वोटर। जो भी नए वोटर है, जो 18 साल के से ऊपर के हो गए हैं, जो नए वोटर हो गए हैं, उनको 15 दिन के अंदर अंदर आपको ईपिक कार्ड डिलीवर करने हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट चले अपन, ECI net a new digital platform that combines multiple application and services from Election Commission of India consists of which older application? तो ECI net एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ऐप है, जिसमें सी विजिल भी है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, सक्षम ऐप भी है। The ECI direction has issued directions for improving voting access for person with disability in multiple election for the Bihar Legislative Assembly. सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार में टोटल कितनी सीट्स हैं? ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है आपका, 100% ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो अब जो भी पर्सन विद डिसेबल है, उनके लिए ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये इजीली वोट डाल पाए। इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें लॉन्च की है कि इनके लिए होम वोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी। किसके लिए होगी? सभी के लिए होगी? नहीं, जो भी PWD वोटर हैं, जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है, वो होम वोटिंग फैसिलिटी या पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेसिबल पोलिंग स्टेशन। जो पोलिंग स्टेशन है वो ग्राउंड फ्लोर पे होने चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए, और वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी एक्सेस, इनकी एक अलग से लाइन होनी चाहिए। जो भी PWD इलेक्टर है या सीनियर सिटीजन है, उनकी अलग से लाइन होनी चाहिए, वो लॉन्ग क्यू में खड़े नहीं रहेंगे। ओके। एंड ट्रांसपोर्ट एंड व्हील चेयर, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी PWD के लिए इलेक्शन डे पे प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड दे कैन रिक्वेस्ट पिकअप एंड पिक एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज और ए व्हील चेयर बाई रजिस्टरिंग ऑन द दिव्यांग सक्षम मॉड्यूल ऑफ द ECI नेट। सक्षम ऐप है, उसके वही एक मॉड्यूल है दिव्यांग मॉड्यूल, उसके ऊपर जाके अगर कोई भी PWD पर्सन है तो व्हील चेयर या पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रेल फीचर होने चाहिए। जो भी ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उनके लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होनी चाहिए विद ब्रेल फीचर फॉर वोटर। ओके, यही चीजें हैं सभी। नेक्स्ट चलें अपन, व्हाट इज द वन ऑफ द फैसिलिटी दैट ए PWD इलेक्टर कैन रिक्वेस्ट वाया द दिव्यांग मॉड्यूल ऑन द ECI नेट? तो वो
डेडिकेटेड सिक्योरिटी गार्ड भी मंगा सकता है। जो भी पीडब्ल्यूडी है, सक्षम एप्लीकेशन है, उसके ऊपर एक मॉड्यूल है दिव्यांग, उसके थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ईज ऑफ वोटिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑप्शनल होम वोटिंग फैसिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी विद 40% बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी, सेपरेट क्यू होनी चाहिए, एक्सेसिबल वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप एंड ब्रेल फीचर ऑन ईवीएम। ECI has announced that eligible voters जिनकी एज कितनी साल या उससे ज़्यादा है will be able to use a postal ballot for बिहार असेंबली इलेक्शन, जो नवंबर में होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपकी एज 85 या उससे ज़्यादा है तो आप पोस्टल बैलेट के थ्रू आप वोट डाल सकते हो। दिस प्रोविजन इज मेड अंडर सेक्शन 60 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। टोटल सीट जो है, चलो मैं बता, इसमें लिखा ही है 243, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। बिहार असेंबली इलेक्शन में टोटल सीट कितनी है? 243। एंड जो भी 85 ईयर या उससे ज़्यादा की एज के हैं उनको पोस्टल बैलेट के से वोट डालने के लिए उनको फॉर्म 12D के थ्रू अप्लाई करना होगा BLO के पास, बूथ लेवल ऑफिसर के पास। टेलीमानस एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेज? तो टेलीमानस एप्लीकेशन 10 रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी को मिला के 12। ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसको बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया एंड पंजाबी। टेलीमानस एप्लीकेशन के कौन से नए फीचर है? तो ये सभी है। अब बस आप ध्यान रखना, चैटबॉट फीचर जो असमी है ये किसका है? टेलीमानस का ही है। सिंपल है। नेक्स्ट, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया अक्टूबर का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी डेस्टिनेशन कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर एक्सेस वीजा फ्री और विद ए वीजा ऑन अराइवल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो कितनी डेस्टिनेशन पे जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है वो विजिट कर सकता है? तो टोटल है 57। इंडिया की रैंक है, पहले 77 थी, अभी अपन ने पढ़ा था जून के आसपास, जून जुलाई में, तब इंडिया की रैंक 77 थी। और अभी अक्टूबर में लेटेस्ट आया है, इसमें इंडिया की रैंक 85 हो गई है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, नंबर 1 पे सिंगापुर का है। एंड जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो 193 डेस्टिनेशन विजिट कर सकता है, और जिसके पास इंडिया का है वो 57 डेस्टिनेशन विजिट कर सकता है। एंड नंबर 2 पे साउथ कोरिया का है, नंबर 3 पे जापान का है। जिसके पास साउथ कोरिया का है वो 190 डेस्टिनेशन, जिसके पास जापान का है वो 189 डेस्टिनेशन विजिट कर सकता है। ओके। एंड यूएस का पासपोर्ट पहली बार 10 टॉप 10 में नहीं आया है, तो उसकी रैंक 12 है। पाकिस्तान 103, बांग्लादेश 100, नेपाल 101, भूटान 92 एंड अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट, अब चलें बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के भी बहुत सारे क्वेश्चन है आज की क्लास में, लगभग 50 क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस का, पहला ही क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। द ओम्बड्समैन shall also have the power to provide up to how much amount for harassment suffered and time spent for the taking up their grievances? कुल मिला के जो इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम थी उसमें ये बोला था कि जो हरासमेंट के लिए जो भी कस्टमर है, जो जिसने ओम्बड्समैन की कंप्लेन की है, वो हरासमेंट के थ्रू कितना पैसा, हरासमेंट के बोल के मतलब कि मेरे को हरास किया गया, मेरी कंप्लेन सोल्व नहीं की गई, मैं काफ़ी मेंटली परेशान हुआ, तो उसके लिए वो कितना पैसा ले सकता है, उसके लिए कितना क्लेम कर सकता है वो हरासमेंट के बोल के, या हरासमेंट का केस भी कर सकते हैं, तो उसके लिए वो 3 लाख रुपए ले सकता है। पहले 1 लाख रुपए ले सकता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम के थ्रू हरासमेंट सफर के लिए कितना, जो भी क्लेमेंट है वो कितना क्लेम कर सकता है? मैक्सिमम 3 लाख रुपए। ओके। एंड जो ये इंटरनेशनल ओम्बड्समैन स्कीम है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पे भी लागू होगी 1 नवंबर 2025 से। एंड जो इसका अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है? द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो अपीलेट अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, इसी में, और अगर हरासमेंट का कंपनसेशन बढ़ा है तो ओवरऑल कंपनसेशन भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर जो हाईएस्ट मैक्सिमम कंपनसेशन जो है कस्टमर ले सकता है फॉर कॉन्सिक्वेशनल लॉस के लिए, तो वो है 30 लाख रुपए। पहले था ये 20 लाख। ठीक है। तो देखो, हरासमेंट के केस में पहले 1 लाख लिमिट थी, वो 3 लाख हो गई, और नॉर्मल
जो लिमिट थी वो 20 लाख थी, वो बढ़ा के 30 लाख कर दी है। ठीक है, ये इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर है। और कोई भी कंप्लेन करता है मान लो बैंक को, ठीक है, तो बैंक को ये ओम्बड्समैन में लिखा है कि 30 दिन के अंदर उस कंप्लेन का रिप्लाई करना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए? 6.5 की है। ओके, एंड एनएसओ ने कितनी बताई है क्वार्टर वन की जीडीपी? 7.8, नॉमिनल जीडीपी 8.8, और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी की है? 6.3। अभी एनपीसीआई की नई सब्सिडरी बनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, एनटीएसएल। ये क्रिएट की गई टू ड्राइव पेमेंट इनोवेशन, फिनटेक एक्सपेरिमेंटेशन, डीप टेक सॉल्यूशन इन इंडिया, एंड मेनली फोकस किया जाएगा एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर, ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट के ऊपर, नेक्स्ट जेन यूपीआई फीचर को लेकर। और कौन कौन सी है एनपीसीआई की सब्सिडरी? ये फोर्थ सब्सिडरी है, पहली है, ये तीन है। सबसे पहले वाली एनपीसीआई बीम सर्विसेज लिमिटेड, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, एंड फोर्थ है एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड। सेबी ने लॉन्च किया वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल एंड सेबी चेक टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी। व्हाट इज द मैंडेटरी सफिक्स यूज्ड फॉर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर इन द न्यू वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल सिस्टम? तो कौन सा सफिक्स यूज होगा बाद में? एट द रेट वैलिड यूपीआई हैंडल और इसके बाद में तो डॉट बी आर के, जो भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी है वो यूज करेंगे एट द रेट वैलिड यूपीआई आईडी विद सफिक्स लाइक डॉट बी आर के, जैसे एट द रेट वैलिड यूपीआई आईडी डॉट बी आर के लास्ट में यूज होगा। सफिक्स, सफिक्स मतलब प्रत्यय, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रत्यय हिंदी में, जो भी वर्ड के लास्ट में ऐड होके उसका मीनिंग चेंज कर दे। एंड प्रीफिक्स क्या होता है? जो स्टार्टिंग में लगता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड फॉर न्यू डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इन मुंबई? तो आरबीआई ने नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिसमें यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है एक तो, एंड एआई पावर्ड सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प द पेमेंट असिस्टेंस, तो एआई बेस्ड यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेमेंट विद यूपीआई भी लॉन्च किया है, यूपीआई रिजर्व पे लॉन्च किया है, अलाउ यूजर्स टू ब्लॉक एंड मैनेज ए पोर्शन ऑफ दियर क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लाइन फॉर स्पेसिफिक मर्चेंट के लिए, स्पेसिफिक पोर्शन को वो ब्लॉक कर सकते हैं। बैंकिंग कनेक्ट एंड इंटर ऑपरेबल नेट बैंकिंग सोल्यूशन भी लॉन्च किया, जिसका नाम है बैंकिंग कनेक्ट। आरबीआई has introduced the Unified Market Interface (UMI), a pioneering financial market infrastructure aimed at tokenization of financial asset। फाइनेंशियल एसेट को टोकनाइजेशन के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया यूएमआई, यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। ये जो यूएमआई है ये लिवरेज करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड होलसेल सीबीडीसी को टू डिजिटल रियल वर्ल्ड एसेट को। ओके, which small finance bank has partnered with the Pro-America Life Insurance to expand its bancassurance network across 18 स्टेट? तो ये प्रो अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और आईआरडीए का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ओके, सीएसआर की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईएसजी की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्टली आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया HSBC India launched its new HSBC Innovation Banking Platform along with a commitment of non-dilutive debt financing of what amount to support Indian startup। तो HSBC India जो है उसने लॉन्च किया HSBC Innovation Banking Platform, जिसके थ्रू वो नॉन डिल्यूटिव डेट फाइनेंसिंग करने वाला है $1 बिलियन की इंडियन स्टार्टअप के लिए। एंड दिलीप गोपीनाथ को अपॉइंट किया एज हेड ऑफ HSBC इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का। एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है माई बिजनेस क्यूआर इनिशिएटिव? तो ये व्यापारी फाई के साथ मिलकर लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट इज रोलिंग आउट फिंगरप्रिंट एंड फेशियल अप्रूवल ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन टू सिंप्लीफाई डिजिटल पेमेंट एंड स्ट्रेंथन वेरिफिकेशन। तो इनकी लिमिट कितनी रखी है? मतलब आप डायरेक्ट थंब से कर सकते हो या आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई पिन वगैरह नहीं डालनी। तो इसकी ज़्यादा लिमिट लगेंगे रखेंगे स्टार्टिंग में तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो स्टार्टिंग लिमिट है 5,000 रुपये। ठीक है, बाद में लिमिट चेक की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिंगरप्रिंट या फेशियल ट्रांजेक्शन रिकॉग्निशन से कितना पेमेंट हो सकता है विदाउट पिन? तो 5,000 रुपये का। आरबीआई
The Reserve Bank has, in exercise of the power conferred under Section 35A of the BR Act, issued a notification to bring State Cooperative Bank, Central Cooperative Bank under the ambit of RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021 from 1 नवंबर 2025, जो मैंने आप लोगों को आगे बताया था कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी आरबीआई इंटरनल ओम्बड्समेंट स्कीम के अंडर लेके आ रहे हैं 1 नवंबर 2025 से. व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट साइज रिक्वायर्ड फॉर नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस. तो मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए डिपॉजिट साइज, तो वो है 50 करोड़ होनी चाहिए. जो भी नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनकी मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़. कब से लागू होगा, 1 नवंबर 2025 से. ठीक है. एंड अभी अपन ने पढ़ाया था जो इंटरनल ओम्बड्समेंट स्कीम है उसमें और भी चेंजेस हुए थे. हरासमेंट के लिए कस्टमर कितना क्लेम कर सकता है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए. पहले लिमिट थी 1 लाख. ठीक है. एंड नॉर्मल अगर ओवरऑल कंपनसेशन के लिए कितना कर सकता है, 30 लाख कर सकता है. पहले 20 लाख लिमिट थी. ओके. एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कैटेगराइजेशन आया था 2022 में. टीयर 1 अगर डिपॉजिट साइज 100 करोड़ है, डिपॉजिट 100 करोड़ तक है तो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. अगर 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक है टीयर 2, 1000 से 10,000 है तो टीयर 3 एंड 10,000 से अबव टीयर 4 कैटेगरी. SEBI redesigned the block deal system of stock exchange, increasing the minimum value of trade to 25 crore. What was the previous limit, minimum limit? तो पहले 10 करोड़ लिमिट थी. जो मिनिमम टिकट साइज थी ट्रांजेक्शन की तो पहले 10 करोड़ थी, वो बढ़ा के अभी सेबी ने 75 करोड़ कर दी है. एंड सेबी ने जो कस्टोडियन की जो लिमिट है, कस्टोडियन के लिए जो लिमिट है सेबी ने वो कितनी कर दी है, 75 करोड़ कर दी है. एंड आरबीआई का जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है इसकी भी जो मिनिमम लिमिट है, उसकी भी जो लिमिट है वो 75 करोड़ कर दी है. पहले 500 करोड़ थी. एंड जो नया सिस्टम आया है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फंक्शन करेगा 8:45 से 5 बजे के बीच में. उसमें 2 सेपरेट ब्लॉक डील विंडो होगी. एक विंडो होगी मॉर्निंग सेशन में 8:45 से 9:15 के लिए, और दूसरी होगी वो भी 15 मिनट के लिए आफ्टरनून सेशन में 2:05 से 2:20 के बीच में. ओके. एंड सेबी डायरेक्टेड दैट जो ब्लॉक डील है, जो भी ट्रांजेक्शन के लिए मिनिमम टिकट साइज जो 10 करोड़ थी अब 25 करोड़ कर दी है, उसके लिए सेबी ने बोला है कि जो ब्लॉक डील है मस्ट रिमेन विद इन +-3% ऑफ द रेफरेंस प्राइस ड्यूरिंग द ट्रेडिंग फॉर ईच डे. हर दिन के लिए जो रेफरेंस प्राइस है +-3% होनी चाहिए. नेक्स्ट, द फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 held in Mumbai. Currently support only US डॉलर ट्रांजेक्शन. इसके लिए कौन सा बैंक सेटलमेंट पार्टनर है, तो देखो सिंपल चीज बताऊं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, वहीं पे सीतारमण जी ने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जो ओनली सपोर्ट करेगा स्टार्टिंग में भी US डॉलर को. इसके लिए कौन सा बैंक को सेटलमेंट पार्टनर बनाया, तो बनाया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को. और ये जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया है, और ये ओनली अभी US बेस्ड ट्रांजेक्शन को ही हैंडल करेगा. RBI has imposed a 10,000 withdrawal cap on which bank. तो भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे अभी सेंक्शन लगाए हैं कि आप 10,000 से ज़्यादा की विड्रॉल नहीं कर सकते हो अंडर सेक्शन 56 ऑफ DR एक्ट 1949. ये है जो भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये सोलन बेस्ड है, सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर है. ओके. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 is a debt instrument with a variable coupon rate. What is the minimum investment amount for this? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी है, एक आरबीआई का भी. आरबीआई का जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट +0.35%. ये बफर होता है उसमें, ये स्प्रेड होता है 8.05 होता है उसमें. ठीक है. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, उसमें भी 1000 रुपए है. ठीक है. एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 अक्टूबर 2025 से 3 अप्रैल 2026 तक वो कितना रहेगा, 6.22%. ठीक है. और इसके कूपन रेट कैसे डिसाइड करते हैं, इज डायरेक्टली लिंक टू द यील्ड ऑफ 182 डेज ट्रेजरी बिल का जो एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा. आगे बताता हूँ. द रेट कंसिस्ट ऑफ ए बेस रेट विच इज एवरेज ऑफ द वेटेड एवरेज यील्ड ऑफ द लास्ट 3 ऑक्शन ऑफ 182 डेज ट्रेजरी बिल. 182 डेज के जो ट्रेजरी बिल है उसका जो एवरेज होगा, एवरेज प्राइस होगा वो, प्लस स्प्रेड होगा इसमें 0.64%. ये स्प्रेड फिक्स है. ओके. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. इन बॉन्ड मैच्योर होगा 4 अक्टूबर 2028 को. नेक्स्ट चले अपन. RBI has launched its verified channel on which social media platform as a part of its RBI कहता है
पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव के अंदर आरबीआई ने एक वेरीफाइड चैनल लॉन्च किया है। इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर। हाउ ओपन इज द ओबीक्यू सर्वे कंडक्टेड बाई आरबीआई? आरबीआई कितने टाइम में ओबीक्यू सर्वे करवाती है? तो क्वार्टरली करवाती है। ओबीक्यू सर्वे की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बुक इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ओके, ये क्वार्टरली होता है। अभी 71st राउंड हुआ है ओबीक्यू सर्वे का फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट। ओके, आगे चलते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रिगार्डिंग द 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड इन मुंबई, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया यूपीआई हेल्प एंड एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है, पावर्ड बाय स्मॉल लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। सही है। यूपीआई हेल्प किसने डेवलप किया? एनपीसीआई ने। द बैंकिंग कनेक्ट इनिशिएटिव बाय एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंटर ऑपरेबिलिटी टू नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? भारत कनेक्ट। किसने डेवलप किया? एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। ट्रू है ये भी। एंड फोन पे स्मार्ट पीओडी कंबाइंस पॉइंट ऑफ सेल एंड स्मार्ट स्पीकर फंक्शंस इनटू वन कॉम्पैक्ट यूनिट सपोर्टिंग वीजा मास्टर कार्ड। मतलब फोन पे करो जो वो डिवाइस होती है, उसमें फोन पे का स्मार्ट पीओडी के अंदर पॉइंट ऑफ सेल भी होगा और स्पीकर भी होगा। एंड द विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय फोन पे इन पार्टनरशिप विद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ फोन पे ने मिलकर विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसकी लिमिट 2000 रुपये होगी स्टार्टिंग की। सारे पॉइंट ट्रू है। इसको भी रिसेंटली नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया आरबीआई का 3 मार्च 2026 से। वो बनी अभी नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कुमार हंसदा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है, एक सेकंड, कि ये रिप्लेसमेंट वाला आगे है। तो संजय कुमार हंसदा जो है ये ईडी बने हैं, ठीक है, आरबीआई के। एंड ये किसको देखेंगे? ये ओवरसी करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ आरबीआई। ओके। ओ, और ये ईडी थे आईएमएफ के अंदर, और इनको रिप्लेस किया सॉरी उर्जित पटेल ने, ठीक है। आईएमएफ के अंदर इंडिया के ईडी कौन बने अभी? उर्जित पटेल 3 साल के लिए। उससे पहले कौन थे? संजय कुमार हंसदा। और संजय कुमार हंसदा ईडी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ आरबीआई। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक टू प्रोवाइड श्रिम्प फार्मर इंश्योरेंस? श्रिम्प फार्मर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ पार्टनरशिप की। ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने। पेपल पेपे, a leading digital payment platform that recently acquired a 40% stake in Binance, is based in which country? Binance जापान की कंपनी है। पेपे 40% स्टेक एक्वायर कर रहा है। कौन सी फिनटेक कंपनी ने अभी रिसेंटली विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पे 10 ने अभी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली। नेक्स्ट। विच बैंक्स aims to increase the representation of women in its total workforce to 30% by 2030? तो एसबीआई ने अनाउंस किया है कि वुमेन वर्कफोर्स जो है 30% तक करनी है बाय 2030। एंड उसके अलावा एसबीआई ने और भी इनिशिएटिव लॉन्च किया, क्रैश अलाउंस लॉन्च किया वर्किंग मदर्स के लिए, फैमिली कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, देन दैट इनकरेज वुमेन टू रीजॉइन वर्क आफ्टर मैटरनिटी लीव, लीडरशिप डेवलपमेंट लॉन्च किया है, एसबीआई एम्पावर हर प्रोग्राम लॉन्च किया है, वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ऑल वुमेन ब्रांच का भी एसबीआई का इनिशिएटिव है। करंटली 340 ब्रांच है जिसमें सारा स्टाफ जो है वुमेन का है, कोई भी मैन नहीं है। एंड एसबीआई का टारगेट है कि 2030 तक 30% वुमेन वर्कफोर्स में आनी चाहिए। 2030 तक 30%। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच सिटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क फॉर डिजिटल पेमेंट ऑन ट्रैफिक चालान? जो भी ट्रैफिक चालान के डिजिटल पेमेंट होंगे उनके लिए क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क लॉन्च किया है। कियोस्क है, उस पर स्कैन करो और पेमेंट करो। तो ये किया है गुरुग्राम ने। कहाँ सेटअप किया? एमबीएस मॉल पे सेटअप किया है इसको। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए रिवैम्प्ड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। Which group of exporter is expected to be the main beneficiary of the 3% interest subsidy under the revamped scheme? तो एमएसएमई जो है उनको मेन 3% की सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर। मेन इन्हीं के लिए रिवैम्प की है वापस, ठीक है। एंड प्री शिपमेंट मतलब जो भी एक्सपोर्टर है उनको क्रेडिट मिले, लोन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, इंडिया आगे आए।
बस इसी के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है। नेक्स्ट, SEBI in talks with which two other organization body with two other government bodies to enable remote KYC access for NRI। NRI के लिए रिमोट KYC भी इनेबल हो, उसके लिए UIDAI और RBI के साथ बातें की है, अभी डिस्कशन की है सेबी ने कि चलो क्या कुछ नया करते हैं अपन। RBI announced the major regulatory cleanup on 10th October 2025, consolidating approximately 9,000 existing circular and direction into how many master direction। तो अभी दिवाली पे RBI ने भी थोड़ा सफाई प्रोग्राम किया है कि जो 9,000 एग्जिस्टिंग सर्कुलर है उनको 238 मास्टर सर्कुलर में, मास्टर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है। चीजें वही रहेगी, एज इज रहेगी, मतलब जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, विच स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट माइक्रो फाइनेंस लोन डिफॉल्ट इन 2024-25। तो सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन का डिफॉल्ट किसने किया है? तो पहली बात, माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? जो कोलेटरल फ्री लोन होता है 3 लाख रुपए तक का, उस लोन को अपन माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट किया है बिहार। बिहार ने कितना किया है? बिहार का हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग लोन है 57,712 करोड़ रुपीस। ठीक है, एंड लोन ओवरड्यू बाई मोर देन 30 डेज इंक्रीज टू 6 पॉइंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को मैं कि SMA अकाउंट क्या होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। एक होता है SMA 0, एक SMA 1, एक SMA 2। ठीक है, SMA 0 किसको बोलेंगे? अगर इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट 0 से 30 दिन तक नहीं हुआ तो SMA 0, एंड 31 से 60 दिन तक नहीं हुआ तो SMA 1, एंड 61 से 90 दिन तक नहीं हुआ तो वह SMA 2। ठीक है, NPA बचाने के लिए SMA जो अकाउंट है उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट, विच फॉरेन पेमेंट गेटवे हैज कोलैबोरेटेड विद NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड कतर नेशनल बैंक टू इनेबल UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन इन कतर। तो कतर के अंदर UPI बेस्ड ट्रांजेक्शन को इनेबल करने के लिए NPCI की फॉरेन नाम है NIPL। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कौन से पेमेंट गेटवे के साथ पार्टनरशिप की है? वो की है नेट स्टार के साथ ये पार्टनरशिप की है। कतर के अंदर लुलु मॉल जो है वहां पे UPI पेमेंट स्टार्ट करने के लिए, और ये नेट स्टार जो है जापान की पेमेंट गेटवे है। अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को लेके बहुत सारी चीजें लॉन्च की है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में हुआ है। कौन सा पॉइंट हुआ है? पहला पॉइंट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ इट्स AU मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। ट्रू है। वीजा ने रेजर पे, फोन पे, पेयू इनके साथ मिलकर लॉन्च किया है पेमेंट पास की सॉल्यूशन। ट्रू है। एंड वीजा ICICI बैंक ने मिलकर रोल आउट किया है द कॉर्पोरेट सेफायर फॉरेक्स कार्ड। तो सेफायर फॉरेक्स कार्ड किसका? ICICI बैंक और वीजा ने मिलकर लॉन्च किया है। एंड भारत पे लॉन्च्ड भारत एक्स, ए न्यू पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एनहेंस एंटरप्राइज डिजिटल पेमेंट मैनेजमेंट। तो भारत एक्स किसने लॉन्च किया? भारत पे ने। एंड लेंसकार्ट ने अनवील किया इट्स अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस विद एन इंटीग्रेटेड डायरेक्ट UPI पेमेंट कैपेबिलिटी थ्रू QR स्कैनिंग। मतलब ऐसा ग्लास भी लॉन्च करे जिससे भी UPI का पेमेंट हो जाए। तो सारे पॉइंट ट्रू है। Which public sector bank has signed MOU with BSF to enhance financial benefit under रक्षक सैलरी पैकेज? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया है BSF के साथ पार्टनरशिप रक्षक सैलरी पैकेज के लिए। नेक्स्ट, and the payment technology company that launched India's first business-focused e-rupee voucher issuance platform to help enterprise manage their expense using the UPI ecosystem। आंसर है कोटो पे। इफेक्ट रह गया यहाँ पे। तो सीधी सी बात, इंडिया का पहला ई-रूपी वाउचर इश्यूएंस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ई-रूपी वाउचर इशू करने के लिए किसने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कोटो पे ने। ई-रूपी किसने लॉन्च किया? कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, the EPFO board has approved the liberalized partial withdrawal rules. 13 complex provisions for partial withdrawal have been merged into a single, streamlined framework categorized under 3 heads. Which one is not among these? तो इसमें इन्वेस्टमेंट नीड नहीं है। बाकी जो विड्रॉल है इसेंशियल नीड के लिए कर सकते हैं, हाउसिंग नीड के लिए कर सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांस के लिए कर सकते हैं। बट पहले 13 कॉम्प्लेक्स प्रोविजन थे जिसको अब 3 हेड में कन्वर्ट कर दिया है। एंड members now will be able to withdraw up to 100% of their eligible PPF बैलेंस। तो एलिजिबल PF का जो बैलेंस है उसका 100% भी विड्रॉ कर सकते हैं। एंड एजुकेशन के लिए पूरी सर्विस में 10 बार, टोटल 10 बार तक आप विड्रॉ कर सकते हो, एंड मैरिज के लिए 5 बार कर सकते हो।
ठीक है। द मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ विड्रॉल हैज बीन यूनिफॉर्मली रिड्यूस टू 12 मंथ। तो पहले अभी अगर आपको विड्रॉ करना है तो उसके लिए मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 12 महीने होनी चाहिए। एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है। एंड 25% of the members account contribution will now be earmarked as the minimum balance। मिनिमम बैलेंस कौन सा होगा? जो 25% मेंबर का कंट्रीब्यूशन होगा वो मिनिमम बैलेंस होगा। एंड मेंबर्स मस्ट नाउ मेंटेन 25% ऑफ दियर कंट्रीब्यूशन इन दियर अकाउंट आफ्टर ए पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल करने के बाद मिनिमम बैलेंस है वो तो रखना ही पड़ेगा भाई, 25% रखना होगा। एंड एजुकेशन के लिए 10 बार आप कर सकते हो विड्रॉल, मैरिज के लिए 5 बार कर सकते हो। द पीरियड फॉर ए प्री मेच्योर फाइनल सेटलमेंट ऑफ ईपीएफ इज एक्सटेंडेड टू 12 मंथ। एंड फाइनल पेंशन विड्रॉल पीरियड को जो एक्सटेंड किया है 36 मंथ किया है। एंड प्री मेच्योर फाइनल सेटलमेंट जो है ईपीएफ का उसके लिए 12 मंथ किया है। RBI has permitted authorized dealer bank in India and their overseas branches to lend Indian rupees to which of the following countries for cross border trade। कुल मिला के आरबीआई ने जो भी एडी बैंक्स है एंड उनकी ओवरसीज ब्रांचेज है उनको बोला है कि आप इंडियन रुपीज में कौन कौन सी कंट्री को लोन दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका को लोन दे सकते हैं। ठीक है। RBI is developing an AI-driven platform that gathers data from telecom operator and I4C Indian Cyber Crime Coordination Center के थ्रू डेटा लेगा to identify suspicious और fraudulent entities। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है DPIP, ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो जो CFR है, सेंट्रल फूड रजिस्ट्री, ये ओल्डर सिस्टम है। ठीक है। जो भी अगर आप लोन करोगे कोई भी तो पहले आरबीआई की CFR पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो वहां पे आपको उनके आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल डालनी होगी। अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो अपन लोन नहीं देंगे। बट डीपीआईबी में ऐसा नहीं है। डीपीआईबी में अलग चीजें हैं। ठीक है। ये ओल्डर सिस्टम है। एंड FRIB भी लॉन्च किया था, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसको डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। आरबीआई ने बोला है जो FRI है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये रिस्क बेस्ड मेट्रिक है जो क्लासिफाई करेगा मोबाइल नंबर को बेस्ड ऑन दियर एसोसिएशन विद फाइनेंशियल फ्रॉड। जो भी मोबाइल नंबर है उससे ये फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए FRI लॉन्च किया था जिसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ओके। नया लॉन्च किया DPIP। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रू बाय व्हाट परसेंट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू 12 अक्टूबर 2025। तो 12 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स का कितना ग्रोथ हुई है? 6.33% ग्रोथ हुई है। कितना हुआ है? 11.89 लाख करोड़ रुपए नेट डायरेक्ट कलेक्शन। नेक्स्ट, Emirates NBD is an advance stock to acquire a 51% stake in which bank for an investment of approximately $1.7 billion। तो आरबीएल बैंक में 51% खरीदने जा रहा है। यूएई का बैंक है इमिरेट्स बैंक, उसकी बातें चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कुछ। नेक्स्ट, विच बैंक हैज secured a contract to implement fast-tag automated number plate recognition based multi-lane free flow collection system at toll plaza between गुरुग्राम एंड जयपुर। तो जियो पेमेंट बैंक को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अक्टूबर की बैंकिंग अवेयरनेस मैं अलग से करूंगा, 7-8 तारीख तक करवा दूंगा पूरा कंपाइल, जैसे सितंबर का किया, जून का किया, जुलाई का किया, अगस्त का किया, वैसे ही। मूज वियरेबल एन इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ऑफ IIT Madras partnered with the NPCI to launch India's first wearable payment device। मतलब एक डिवाइस है मूज, मूज एक स्टार्टअप है मूज वियरेबल। ठीक है। इसने एक स्मार्ट रिंग बनाई है जिसको रिंग वन भी बोलेंगे, जिसके थ्रू भी यूपीआई पेमेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो किसने बनाई? IIT मद्रास ने NPCI के साथ मिलके। और IIT मद्रास का स्टार्टअप है मूज वियरेबल। ठीक है। उसने NPCI के साथ मिलकर इंडिया की पहली वियरेबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट रिंग, जिसको रिंग वन भी बोलते हैं। फ्लिपकार्ट पार्टनर विद विच ग्लोबल फिनटेक प्लेटफॉर्म टू लॉन्च फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड, ए प्रीपेड ट्रांजिट कार्ड जो सपोर्ट करेगा NCMC स्टैंडर्ड को। तो फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब्स के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। विच बैंक वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस एज एशिया's safest bank for 7th consecutive year। वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया, वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक कौन सा है एशिया के अंदर? तो वो DBS बैंक। ये लगातार 17th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया इसने। एशिया की बात कर रहा हूँ तो एशिया में नंबर 1 पे DBS बैंक, नंबर 2 पे ओवरसी चाइना चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन, नंबर 3 पे यूनाइटेड ओवरसीज बैंक। अगर ग्लोबली बात करें, ग्लोबली सबसे सेफेस्ट बैंक कौन सा है? तो वो जर्मन डेवलपमेंट बैंक, जिसको KfW बैंक भी बोलते हैं। ओके। एंड नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड का है जुरकर कैंटोनल बैंक।
एंड 3 पे है नीदरलैंड का बीएनजी बैंक। सोनाली सेन गुप्ता को भी रिसेंटली नया ईडी बनाया है आरबीआई का 9 अक्टूबर से। इन्होंने रिप्लेस की किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया शिरीष चंद्र मुर्मू, क्योंकि ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं 9 अक्टूबर से 3 साल के लिए। एंड जो सोनाली सेन गुप्ता है वो किसको हेड करेगी? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट डेप्यूटी एमडी कौन बनी है आईएमएफ की? गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया है। देन यूएसए की है which who organization which organization has signed MOU with entity data to enable यूपीआई पेमेंट इन जापान। जापान में यूपीआई पेमेंट को इनेबल करने के लिए एनआईपीएल ने पार्टनरशिप की है एंटिटी डेटा के साथ। एंड जापान की एक गेटवे है जिसका नाम है नेट स्टार, इसके साथ अभी एनआईपीएल ने पार्टनरशिप की है क्योंकि कतर में यूपीआई को अलाउ करना है इसलिए। ओके, नेक्स्ट, आईएमएफ ने अपना जो रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए? 6.6%। एंड वर्ल्ड बैंक ने कितनी की थी? 6.5। What is the year-on-year growth in the total number of account open on RBI's retail direct scheme platform as of 29 September 2025? Very very important। तो जो आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके अंदर ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ हुई है, कितने अकाउंट ओपन हुए? 82.5% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। टोटल कितने अकाउंट ओपन हुए हैं? तो 1,71,269 कितने अकाउंट ओपन हुए हैं? क्या है ये देखते हैं। आर रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर। पहले क्या होता था, 2021 से पहले कोई भी इंडिविजुअल आरबीआई के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, तो आरबीआई ने एक स्कीम लेके आए रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है ताकि गवर्नमेंट स्कीम में अपने जैसे कोई इंडिविजुअल है वो भी इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और उसके लिए उनको रिटेल डायरेक्ट ग्लिट्स अकाउंट ओपन करवाना होगा आरबीआई के पास। किस किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ट्रेजरी बिल में, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, स्टेट डेवलपमेंट लोन में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल है तो, ठीक है। एंड एनआरआई जो है, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर है, वो भी गवर्नमेंट आरबीआई के साथ ये रिटेल डायरेक्ट ग्लिट्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल एक ही अकाउंट ओपन करेगा, बट इसमें ज्वाइंट होल्डर भी हो सकता है और ज्वाइंट होल्डर भी अपना इंडिविजुअल अकाउंट अलग से ओपन कर सकता है। और मैक्सिमम इसमें कितने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं? 2। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए एंड मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें भी इंडिविजुअल 10 किलो तक सोना बाई कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पेड पेज में पढ़ेंगे अपन गवर्नमेंट स्कीम में। नेक्स्ट, रेजर पे पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आरबीआई कंप्लाइंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ऑनलाइन कार्ड पेमेंट्स यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टू रिप्लेस ट्रेडिशनल पिन एंड ओटीपी फॉर ए फास्टर एंड मोर सिक्योर पेमेंट। तो अभी मैंने पढ़ाया था कि आरबीआई ने नया लॉन्च किया है कि बायोमेट्रिक से, फेशियल एक्सप्रेशन से पेमेंट हो जाए। उसकी लिमिट कितनी रखी थी? 5,000। और रेजर पे के साथ पार्टनरशिप की यस बैंक ने, पार्टनरशिप करके यस बैंक ने लॉन्च भी कर दी है। ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, which organization announced the launch of Rural Tech Co-Lab Portal, a platform designed to connect cooperative agri-tech and fintech to co-create scalable rural solution। तो नाबार्ड ने किया है ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान। एंड नाबार्ड ने ही अनाउंस किया है फर्स्ट एग्री श्योर फंड का इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया है यहीं पे। एंड द फर्स्ट बेनिफिशियरी वाज फेम्बू इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्टअप है जो कनेक्ट करता है फार्मर और एफपीओ को, ये भी याद रखना है। फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन है? एग्री श्योर फंड का। नाबार्ड ने हैकाथॉन भी अनाउंस किया है। नाबार्ड ने उसके साथ शोकेस किया है ऑनगोइंग एफर्ट टू डिजिटाइज कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू इनिशिएटिव सच एज सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड प्लेटफॉर्म। तो एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड, ताकि कोऑपरेटिव बैंक को भी डिजिटाइज किया जाए। अर्लियर नेम क्या था बजाज फिनसर्व का, जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसका? वो था बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस एंड बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। बट अब 100% जो होल्डिंग है वो बजाज के पास आ गई है, तो नए नाम क्या है इनके? बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस। फिनसर्व हट गया है। विच बैंक, और पहले होल्डिंग थी 74% बजाज के पास, जो अब 100% हो गई है, ठीक है। विच बैंक हैज पार्टनर विद उमुंटू सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च कॉस्मो गलगल, इंडियाज फर्स्ट यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें उमुंटू सिस्टम के साथ मिलकर लॉन्च किया है कॉस्मो गलगल। ये इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नेम द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन इंडिया दैट कोलैबोरेटेड विद आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स kind experience that aims to bring together liquid fund, instant redemption,
यूपीआई इन ए सोल्यूशन। तो क्योर मनी ने क्या किया है, आईसीआईसीआई एसेट प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के साथ पार्टनरशिप करके पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसमें लिक्विड फंड भी है, इंस्टेंट रिडेम्पशन भी है, यूपीआई भी है, सारी फैसिलिटी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली महावीर लुनावत को चेयरमैन अपॉइंट किया है सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए? वो किया है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। एंड इनके एमडी कौन है? अभिजीत वैद्या। कौन से बैंक ने अभी एफआई के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया मैग्निफी क्रेडिट कार्ड? तो ये क्या है, फेडरल बैंक ने एफआई के साथ पार्टनरशिप करके मैग्निफी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फाइनेंस एनुअल रैंकिंग आर डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएटिंग बैंक्स लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग फ्रॉम मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो कौन कौन सी रेटिंग एजेंसी है जो ये इवैल्यूएशन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए फिच, मूडी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसएनपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 28 मीटिंग हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, जो ईपीएफओ की मीटिंग होती है, ठीक है, जिसको चेयर की थी अपने मनसुख मंडाविया जी ने। कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो ईपीएफओ ने एक विश्वास स्कीम लॉन्च की है टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर डिलेड पेंशन फंड प्रोविडेंट फंड पेमेंट। जो भी पीएफ का पेमेंट का पेंडिंग है उसके लिए विश्वास स्कीम लॉन्च की ईपीएफओ ने। एंड ईपीएफओ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने अप्रूव किया द साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन ईपीएफओ एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक to deliver doorstep digital life certificate services to EPS 95 पेंशनर। एंड उसका चार्ज कितना लगेगा? पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए 50 रुपये पे करेगा इंडिया पोस्ट बैंक। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है? मान लो आप पेंशनर हो तो आपको गवर्नमेंट को बताना होगा कि आप हर साल जिंदा हो, आप पेंशन ले रहे हो, क्या पता आपकी डेथ हो गई, आप फिर भी पेंशन ले रहे हो, तो उसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है जो हर साल में एक बार गवर्नमेंट के पास एक फॉर्म आता है जो आपको भेजना होता है, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट से आपकी पेंशन आती है। देन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उन्होंने अप्रूव किया ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क टू इनहेंस प्रोविडेंट फंड सर्विसेज थ्रू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो जो पीएफ की सर्विसेज है उनको सीबीएस के थ्रू भी लाने के लिए भी किया है। सारे पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा? जो अभी सितंबर में 0.13% है। डब्ल्यूपीआई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर डीपीआईटी आता है, वो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एचपी सक्सेस क्लासेस, वहां पे इसकी मैं क्विज भी अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।